हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस नॉलेज दोस्त यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि संविधान में सरकार का गठन कैसे है और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थिति क्या है, और साथ ही हमने बहुमत के प्रकार में एक बहुमत, साधारण बहुमत को समझा था एग्जाम्पल के साथ। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारी मीडिया और शिक्षक, इन दोनों के बीच जो सनसनी न्यूज़ जो आ रही है, इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हमारे शिक्षकों को इस प्रकार से उनके आत्मसम्मान और गरिमा को सरेआम ठेस पहुँचाना, क्या ये हमारी मीडिया का काम है? अगर शिक्षकों से कोई शिकायत है, तो वो ठीक ढंग से सवाल कर सकते हैं। हमारे मीडिया का मुख्य काम है समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ बनना और साथ ही ताकतवर से सवाल करना। और दूसरी बात, हमारे समाज में जो बेसिक मुद्दे हैं, आधारभूत संरचना से संबंधित हो या बेसिक मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा, इनसे संबंधित मुद्दों पर आवाज़ उठाना, जनता को जागरूक करना, जनता तक निष्पक्ष खबर पहुंचाना ताकि वो भ्रमित ना हो। परंतु इन सब चीज़ों को छोड़कर आजकल मीडिया शिक्षकों के आत्मसम्मान और गरिमा को सरेआम ठेस पहुंचाई है, जो कि उचित नहीं है। और हमारी जो मीडिया है, देखा जाए आंकड़ा, तो 180 देशों में इन रैंकिंग में पीछे से इस साल 2026 में पीछे से टॉप की है। टॉप 25 में वो पीछे से है, आगे से नहीं है। और पिछले साल टॉप 30 में थे, जो कि इससे तो बेहतर स्थिति थी इस साल से। पिछली साल रैंक थी 151, इस साल रैंक है 157 पूरी दुनिया भर में। और दूसरी बात ये, हमारे देश में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और मुझे आश्चर्य होता है ये जानकर कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, साथ ही हमारा देश इतना डाइवर्स, इतनी विविधताओं से भरा हुआ, बहुत सारे मामलों में, इतना सारा कुछ होने के बावजूद हमारी मीडिया का हाल कुछ इस प्रकार है कि आज वो ऐसे बयानबाजी और ऐसे शब्दों, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है नेशनल टीवी पे या इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में। टीचर को दो कौड़ी का बोला जा रहा है कि वो व्यूज बटोरते हैं, इत्यादि इत्यादि। परंतु ये जो दो और साथ में जो कौड़ी, ये जो शब्द और गिनती है, उन्होंने भी किसी टीचर से ही सीखा होगा। ये जो इतने भयानक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमारे समाज निर्माता शिक्षकों पे जो ऐसे गंभीर आरोप लगा रही हैं, खैर इन बातों को जाने देते हैं। खैर मीडिया जो है वो तो देख ही रहे हैं कि जब से पिछले कुछ वर्षों से मीडिया का हाल, बल्कि पहले दूरदर्शन वगैरह होता था तो लोग देखते थे, सुनते थे, न्यूज़ को सीरियसली लेते। मैंने पिछले 10-15 वर्षों में देखा है लोग न्यूज़ को उतना सीरियसली नहीं, गंभीरता से ले रहे हैं। एक हंसी मजाक का माहौल, और देखते भी होंगे डिबेट में 4 लोग नाश्ता पानी करके बैठते हैं और आपस में बहस करते हैं, फिर सब साथ होते हैं, देश के असली मुद्दे पे चर्चा हो नहीं पाती है। और नेता हो, मीडिया हो, सभी पत्रकारों को तो मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो जिन्होंने ऐसे शब्द हमारे गुरु के लिए कहे हैं, क्योंकि आज मैं पॉलिटी के जो भी 2-4 शब्द आप तक या जो भी 2-4 मुद्दे, टॉपिक से संबंधित चीज़ें आपसे बात कर रहा हूँ, उन्हीं टीचर और किताबों की देन है। और टीचर को इस तरह बदनाम करना और
ये सब सही नहीं है, बल्कि इससे टीचर की बदनामी नहीं है, बल्कि उनसे सीखने वाले हमारे स्टूडेंट की भी आत्मा और मन को ठेस पहुँची है। तो सभी टीचर जो हैं, वो तो कुछ न कुछ इस पे रिप्लाई दे ही रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है हम बहुमत का जो प्रकार बच गया था, उस पे डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम्पल के साथ आसानी से चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा डीपली ही समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। पता नहीं हमारी देश की मीडिया जा कहाँ रही है मेरे भाइयों। तो आज बहुमत के प्रकार में बहुमत के प्रकार में क्या देखेंगे? दूसरा प्रकार देखेंगे, कौन-सा है? प्रभावी बहुमत, या फिर पिछले क्लास में 4 प्रकार बताया था। आज उस पे बचे हुए प्रकार पे हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, या फिर इसी को कहते हैं तत्कालीन बहुमत। तत्कालीन बहुमत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। एक बात और दोस्तों, जो काम हमारे देश के मुख्य धारा के मीडिया को करना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो काम आजकल हमारे शिक्षक कर रहे हैं। जैसे देखिए, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं, पता नहीं पैसे देकर नियुक्ति हो रही है, और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी इन सब मामलों को आजकल टीचर वर्ग उठा रहे हैं, क्योंकि मीडिया देखा जाए तो कुछ खास ऐसा कर नहीं रही है। शायद इसी बात की मिर्ची लगी हो, जो शायद दो कौड़ी का बोला हो। जैसे देखिए, हमारे जो आज के टीचर वर्ग हैं, या जो हमारे शिक्षक समाज है, वो देखा जाए तो किताब तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा है उन्होंने। उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही है, और उठा भी रही है, जैसा कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे। और इस यूट्यूब और सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में शिक्षकों को अपनी बात रखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, और सुनहरा अवसर भी है। क्योंकि अगर सामने खुल के नहीं आएगी, सरकार से सवाल नहीं पूछेगी, जनता तक निष्पक्ष अपना जो भी है, क्या बोलते हैं, निष्पक्ष बात जनता तक नहीं पहुंचाएगी, तो अंत में शिक्षक वर्ग को उठना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के भविष्य, जो हमारे स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके भविष्य तो देखा जाए तो अंधकार की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि मीडिया तो कुछ ऐसा कर नहीं रही है। एक तरीका और देखिए, एक टाइम में हमारा भारत और चीन का जीडीपी और सब कुछ लगभग एक ही समान था, परंतु आज चीन हमसे बहुत आगे है। 1978 के दौरान ही चाइना ने बाहर की कंपनियों के लिए अपना जो है द्वार खोल दिया था, और वही चीज़ भारत 13 साल लगभग लेट 1991 में ये जो उदारीकरण और वैश्वीकरण जैसी नीति है, वो 1991 में, उसमें भारत पीछे रहा। और देखा जाए तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सालों से है, और वही है, मतलब देखा जाए तो एक तरीके से तानाशाही है। फिर भी वो देश आगे बढ़ रहा है। वहाँ की मीडिया का हालत भारत से भी खराब है, परंतु फिर भी आप देखिए, क्योंकि वहाँ लोग स्किल पे ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पे दे रहे हैं, वहाँ की मीडिया पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। परंतु इस हमारे इतने बड़े लोकतंत्र में, जहाँ मीडिया को आज़ादी, वहाँ वो हमारे समाज के बेसिक्स मुद्दे, ज़रूरतें, या सरकार से सवाल
जैसे शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, अनेकों समस्याएं जो हमारे समाज और देश में हैं, उन पे आवाज उठाने के बजाय बेतुका डिस्कशन चलता रहता है। तो हमारे शिक्षक वर्ग को आगे आना भी चाहिए, और बिल्कुल ये सही है। और मीडिया कुछ भी बोले, उनका काम देखिए वैसा ही है। तो चलिए हम लोग आगे इसको समझते हैं। प्रभावी बहुमत, तत्कालीन बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे समझते हैं। तो समझते हैं तत्कालीन बहुमत। इसमें होता है प्रभावी या तत्कालीन, प्रभावी या तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत। अब हम देखते हैं, आप पूछेंगे कि प्रभावी या तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत, यानी प्रभावी या तत्कालीन सदस्य संख्या है क्या? तो चलिए इसको भी समझते हैं। एक चीज और लिख दूं, देखिए इसका परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो एक सिंगल लाइन का परिभाषा है। जैसे देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या में रिक्तियों को घटाने के बाद, घटाने के बाद घटाने के बाद जो संख्या बचती है, जो संख्या बचती है, उसके आधा से अधिक, उसके आधा से अधिक, उसके आधा से अधिक यानी मोर देन 50%, आधा से अधिक मत को प्रभावी बहुमत कहते हैं। प्रभावी बहुमत कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं आपको। अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, चिंता मत करिए। चलिए आप लोग नोट करिए। तो आगे समझते हैं क्या है सदन की कुल सदस्य संख्या में रिक्तियों को घटाने के बाद। तो यहाँ एक शब्द है रिक्ति, जो संख्या बचती है। अब रिक्ति से मतलब हम समझ लेते हैं, रिक्ति मतलब क्या। रिक्ति का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी सदन के सदस्य की सदस्यता रद्द हो गई, या किसी की मृत्यु हो गई, या किसी ने त्याग पत्र दे दिया। इन वजहों से जो रिक्ति हुई है, इसका एक कारण हो सकता है मृत्यु, एक हो सकता है त्याग पत्र, एक हो सकता है आपका क्या है, सदस्यता रद्द, सदस्यता रद्द। ठीक, अब इसको साफ करके आगे समझते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, यहीं से फॉर्मूला निकलेगा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। प्रभावी सदस्य संख्या इज इक्वल टू, यानी यही तो हमको निकालना है कि प्रभावी सदस्य संख्या क्या है। कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, यानी वैकेंसी, या फिर जो पद खाली है, वैकेंट है, रिक्तियां। ठीक,
जो पद खाली है उसको समझते हैं। हाँ, तो प्रभावी सदस्य संख्या क्या है वर्तमान? 543। सॉरी, पहले एक चीज और समझ लेते हैं, रिक्ति। जैसे मान लीजिए मृत्यु से रिक्ति हो गई 3 की, त्यागपत्र भी 3 सदस्य ने दिया, और सदस्यता रद्द हो गई 2 की, तो टोटल कितना हुआ? इससे ज़्यादा वो ऐसे खाली नहीं होती है सदन में सीट। 2, 4, 3, 5, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया 10, उससे ज़्यादा क्या ही होगा? 8। ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, प्रभावी सदस्य संख्या निकालेंगे तो कुल सदस्य संख्या क्या है, यानी मान लीजिए लोकसभा का टोटल सीट है आपका, जो एक्टिव है वो 543, रिक्ति कितना हो गया हमारा? 8। ठीक। 43 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? 535। और परिभाषा हमने क्या देखा था? इसका आधा, आधे से अधिक। अब देखिएगा यहाँ पे क्या मामला होगा। तो कितना आया? 2 से डिवाइड करेंगे तो 267.5 इतना आया। आधा तो इतना होता है। पिछली क्लास में हमने समझाया था कि 0.4 तक, अगर मान लीजिए यहाँ 0.4 होता 5 की जगह, तो 267 ही होता। तो मान लीजिए प्रस्ताव या पारित नहीं होता इसको बस, तो 0.5 से जैसे 0.5, 6, 7, 8, 9 तक हम अगली संख्या लेंगे। तो देखिए आधा से अधिक तो यहाँ हो ही गया। 0.5 से अगली संख्या लेंगे 268। इतना अगर आ गया तो प्रभावी बहुमत क्या हो जाएगा? सफल। प्रभावी बहुमत सफल। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये पद हो गया 8 की जगह खाली, यानी रिक्त 9, 3 ने त्याग पत्र दे दिया 9। अब क्या हो जाएगा इसको देखिए, तो फिर घटाएंगे कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति को। 543 माइनस 9, अब कितना? 534। 534 बाई 2। अब इसका आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 267। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? 267 होगा तो यहाँ पे लगता है आपको प्रभावी बहुमत सफल होगा? करिए, बतलाइए। करिए फटाफट, बतलाइए होगा कि नहीं। देखिए इसमें मामला क्या होगा, यहाँ पे तो भाई देखिए रिक्तिया को घटा देने के बाद डिवाइडेड बाई 2 इतना है, यानी कहने का मतलब है 534 का आधा हो गया 267, यानी 267 लोग पक्ष में है या 267 लोग विपक्ष में भी हैं प्रस्ताव के। तो क्या ये होगा? मैच टाई हो जाएगा। ये प्रभावी बहुमत सफल नहीं होगा क्योंकि बराबर हो गया। इसलिए हमें बहुमत को साबित करने के लिए, यानी 50% से अधिक, तो इसमें क्या करिए, मान लीजिए सफल करना है तो +1 एक भी तो होना चाहिए। तो 268 अगर हो जाएगा तो ये सफल हो जाएगा, प्रभावी बहुमत। समझे? सफल हो जाएगा। और जो बहुमत निकालने के लिए जो हमारा गणितीय नियम है 50% वाला, ये बहुत सफल है। जैसे कैसे सफल है? तो आप समझिए जैसे क्लास है, 50 बच्चों का क्लास है, उसमें टेस्ट होना है, टीचर ने वोटिंग करवाया मान लीजिए। तो टीचर ने वोटिंग करवाया, इसमें 2 ज़्यादा 3 केस हो सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए टीचर ने वोटिंग करवाया, 50 बच्चों का क्लास है, टेस्ट होना है। या फिर टीचर कहे कि अगर आधे से अधिक यानी 25
प्लस 25, 50 हुआ। आधे से अधिक अगर बोलेंगे कि टेस्ट होना चाहिए तो टेस्ट होगा, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। तीसरा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए 10 बच्चों ने ना हाँ में थे ना ना में थे, तो उनको मान लीजिए काउंट हम नहीं करते हैं, तो भी मान लीजिए 40 बच्चों में 20 हाँ और 20 ना कर दिए, तो भी मामला होगा नहीं, क्योंकि टाई हो गया। मान लीजिए 20 की जगह 25 लोगों ने हाँ किया और 15 लोगों ने ना किया, तो यहाँ टेस्ट होगा, यहाँ नहीं होगा। उसी तरीके से बहुमत में जो 50% का नियम है, ये बिल्कुल सफल नियम है। चलिए, और आपके मन में एक आध सवाल और आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मान लो 543 मेंबर, तो यहाँ तो है कि कुल संख्या माइनस रिक्तियाँ, या फिर मान लीजिए कहिएगा कि उस दिन मान लीजिए 20 मेंबर आए, तो क्या आपको लगता है सिर्फ 20 ही मेंबर आए 543 में? तो क्या लगता है आपको कि वोटिंग होगा या फिर या कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, एक नियम है, आर्टिकल 100 क्लोज डी में है कोरम का सिद्धांत, यानी घनपूर्ति का। वो लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बतला देता हूँ। इसमें कहने का मतलब है कि सदन में न्यूनतम कुल सदस्य संख्या का 10% लोग होना अनिवार्य है, तभी वोटिंग वगैरह की प्रक्रिया होगी, अन्यथा उस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा। अब जैसे 543 का 10% कितना होगा? 543 का 10% होगा 54.3। कितना सदस्य होना चाहिए? और मान लीजिए राज्यसभा में है आपका 245 है का 10%, 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, तो इसमें कम से कम 24.5 इतने सदस्य आने ही चाहिए, तो ही वोटिंग की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। इतने सदस्य होने ही चाहिए। और कुछ बहुमत के प्रकार के नियम है, नियम के विरुद्ध तो फिर कुछ होगा भी नहीं। और एक चीज और क्या है, अब बहुमत के प्रकार का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है, ये भी देख लो। यानी प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता? तो पहला, देखिए, 8 जगह तो होता ही है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इनमें जो होते हैं, इनमें होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उसी तरह विधानसभा में भी होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक। और यहाँ होंगे सभापति, उपसभापति। यहाँ भी होंगे सभापति, उपसभापति। तो इन सबको अगर पद से हटाना है तो किस बहुमत का प्रयोग होगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, केंद्र के स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति को हटाना है तो प्रभावी बहुमत का सदन में प्रयोग होता है। और साथ ही अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में विशेष बहुमत। सिर्फ उपराष्ट्रपति, राज्यसभा में प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, और लोकसभा में आपका हो गया साधारण बहुमत। गलती से विशेष बहुमत बोल दिया था, विशेष बहुमत आपका राष्ट्रपति में होता है, दोनों जगह।
परंतु उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो केवल राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत। तो हम लोग अगला बहुमत को समझते हैं विशेष बहुमत। हाँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो चलिए अगला बहुमत समझते हैं। तीसरा तीसरा क्या है? विशेष बहुमत। इसके सामान्यतः 3 या 4 प्रकार होते हैं। कई किताबों में आपको 3 प्रकार भी मिलेंगे, जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो कहीं 4 प्रकार भी मिलेंगे। तो हम चारों प्रकार को देखेंगे। विशेष बहुमत जैसे साधारण बहुमत था। साधारण बहुमत में हमने समझा था कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक होना चाहिए मतदान बहुमत। इसमें क्या है? 2/3 विशेष ये कोई साधारण बहुमत नहीं है कि ये इसलिए भी इस बहुमत को बनाया गया है ताकि कोई आसानी से संविधान के साथ छेड़छाड़ न कर सके, उसमें कुछ बदलाव न कर सके। तो हम समझते हैं इसके प्रकार को, और नाम ही है विशेष बहुमत। तो इसमें तो गंभीर बात ही होगी। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत। अब इसके हैं 4 प्रकार। तो विशेष बहुमत प्रकार एक देखते हैं। विशेष बहुमत का प्रकार एक क्या है? टाइप 1। तो इसमें क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत पहले प्रकार में है। उपस्थित, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, सदस्यों का 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले, यहाँ शब्द क्या है? उपस्थित, और जो मतदान कर रहे हैं वो, जो मतदान नहीं कर रहे हैं उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको भी, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे देखिए, इसके भी कुछ शर्त हैं, इसके भी कुछ शर्त हैं। जैसे देखिए, लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 543 है। ठीक। उपस्थित कितने हुए इसमें? उपस्थित हुए, मान लीजिए उपस्थित हुए आपको 450 या 350, 350 लोग उपस्थित हुए। मतदान कितने लोगों ने किया? 300 लोगों ने। मतदान करने वाले जो हैं 300। मान लीजिए 50 लोग बस मुख्य दर्शक बन के आए हुए थे कि नहीं भाई हम मतदान में भाग नहीं लेंगे, हम बस देखेंगे, पक्ष विपक्ष में नहीं जाएंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ देखिए, सदस्यों का उपस्थित और मतदान करने वाले। उपस्थित तो इतना है, और मतदान, उपस्थित होने के साथ जो मतदान करने वाले, तो उपस्थित होने के साथ जो मतदान जो कर रहे हैं वो 300 लोग। तो इसका कितना? इसका 2/3, 300 का 2/3 कितना होगा? देखिए, 300 इंटू 2/3, यानी 300 का 2/3 का मतलब गुना। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 100, यानी 200। 200 लोग पक्ष में होंगे तो ये बहुमत सफल होगा। 2/3 मतलब 66.6%, समझे? 66.6%। उसमें क्या था? 50% से अधिक।
अब चलिए आगे समझते हैं। और आपको उसमें बतलाया था जैसे प्रभावी बहुमत में किसी का सदस्यता रद्द हो गया, तो सदस्यता रद्द कब हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनने के लिए एमपी बनने के लिए अ, आयु जो है 25 वर्ष है। अब किसी ने जाली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लिया, 22 वर्ष था, 25 वर्ष का जाली सर्टिफिकेट दे दिया और चुनाव भी जीत गया और पहुंच गया संसद। उसके बाद उस पर किसी ने केस कर दिया कि भैया जाली सर्टिफिकेट है, और उसी के माध्यम से इन्होंने सारी प्रक्रिया की है और ये कोर्ट में प्रूव हो गया, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वो प्रभावी बहुमत का था, छूट गया था तो मैं बतला दिया। अब चलिए यहाँ आप कुछ आंकड़ा बदल के देखते हैं। अपना विशेष बहुमत का टाइप 1 में विशेष बहुमत 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जनरली जीएसटी जब से आया तो एक प्रकार बढ़ गया, देखिएगा तो। अब जैसे टोटल मेंबर का 543, उपस्थित हुए 200 और मतदान दिए हैं 179। अब इसका देखिए, उधर तो देखिएगा तो सम संख्या था, इधर थोड़ा विषम संख्या है, 189 179 का 2/3। ठीक, देखिए अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो देखते हैं, मेरा मैथ तो कमजोर है। हम्म, हाँ 15, 27, 53.2, लगभग 53.2 आया, इंटू 2। इसका हो जाएगा आपको 119। अब यहाँ देखिए 119.3 है, मैंने कैलकुलेटर से किया था, तो 119.3 है, आप भी करके देखिएगा। अब 119.3 है तो तब तक क्या पिछली संख्या ली जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ होता है 119.5, तो ये कितना हो जाता है, 120 हो जाता, तो 120 अगली संख्या ले लेते। ठीक, पॉइंट का जो विधि है वो हमने आपको समझा ही दिया है। फिर अब अगला देखते हैं। 543, नहीं राज्यसभा का एग्जाम्पल देखिए, 245 सीट है टोटल। ठीक, इसमें उपस्थित हुए 150 लोग और मतदान भी 150 लोगों ने किया। मान लीजिए कि सभी ने उपस्थित लोगों ने मतदान किया, तो 150 का 2/3 तो कितना हो जाएगा, यानी 100, यानी 100 सदस्य का समर्थन चाहिए, तो ये बहुमत सफल हो जाएगा। उसी तरह अब एक चीज और देखिए कि इस बहुमत का प्रयोग संविधान में कहाँ कहाँ होता है। तो अपना इस बहुमत का जो प्रयोग है, ये जो प्रकार एक का प्रयोग जो है संविधान में आर्टिकल, दो आर्टिकल में हुआ। आर्टिकल आपका अनुच्छेद 249, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 312। मतलब इस आर्टिकल में है, ये तो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे ही बाद में, इस आर्टिकल में है कि केंद्र को शक्ति है कि वो राज्य सूची या राज्य से संबंधित चीजों पे कानून बनाए, राज्य सूची के विषय पर। और इसमें है ऑल इंडिया सर्विस, यानी अखिल भारतीय सर्विस से रिलेटेड चीज है 312 में। तो ये जो बहुमत का प्रकार एक है, इन आर्टिकल से संबंध रखता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। और राज्य सूची पर अगर केंद्र बनाता है तो उसके लिए कानून, तो उसके लिए इसी बहुमत का उपयोग होता है।
प्रकार एक का। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ बहुमत के प्रकार आएंगे, जैसा कि हमने पहले बतलाया आपको। ये बहुमत के प्रकार को हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जब जब जो टॉपिक पढ़ेंगे अगर उसमें बहुमत के प्रकार का यूज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, चीज वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब बहुमत के प्रकार हैं दूसरा, प्रकार दो। इसमें क्या है, यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बहुमत है, संविधान संशोधन में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं थोड़ा सा। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत जो क्या हो, जो सदन के कुल सदस्य संख्या का आधे से कम न हो। 2/3 बहुमत जो सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से कम न हो, अधिक हो कम न हो, आधे से कम ना हो। इसी में से दो नियम निकलेगा। पहला निकलेगा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। पहला तो ये हो गया 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले का। दूसरा आपका हो गया कुल सदस्य संख्या, ये आधे से कम ना हो। क्या हो, आधे से कम ना हो। ये मार्कर को क्या हो गया, आधे से कम ना हो। ये दो चीज, ये दो शर्त पूरा होना चाहिए। अब आधे से कम ना हो तो देखिए, कुल सदस्य लोकसभा का कुल सीट है 543, इसका आधा आपका कितना हो जाएगा, आधा करिएगा बाई 2 तो 271.5। तो पहले ही बताया 0.5 से अगली संख्या ले लेंगे तो आधे से अधिक हो गया, 272 हो गया, यानी ये आधे से तो अधिक है। अब ऐसा नहीं कि एक सांसद को बीच से काट डालेंगे, मतलब कहिएगा आधा सीट क्या होता है, मतलब एक सदस्य को बीच में से काट डालेंगे, नहीं। ये नियम है कि 0.5 से 9 तक, 0.9 तक अगली संख्या हम लोग ले लेते, 0.5 से पहले पिछली संख्या रहता। तो हो गया हमारा 272, तो एक शर्त तो पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का बहुमत कितना होना चाहिए, और आधे से कम भी नहीं होना चाहिए। बात यह भी है कि आधे से कम भी नहीं होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 होना चाहिए। अगर एक भी शर्त अगर पूरा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, ये बहुमत का प्रकार 2 असफल हो जाएगा। यानी संविधान में संशोधन करना और इस बहुमत के प्रकार का प्रयोग हो रहा है, अगर इसमें से एक भी शर्त पूरा नहीं हुआ तो ये असफल हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उपस्थित और 2/3 और आधे से कम ना हो। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, कुल संख्या 543 और इसका आधा, 543 का आधा 271.5, अगली संख्या ले लिया 272 हो गया, यानी एक शर्त पूरा हो गया। अब देखते हैं उपस्थित और मतदान करने वाले। तो 543 सीट है लोकसभा में एक, और उपस्थित और मतदान करने वाले हो गए 300। मान लीजिए उपस्थित भी हैं और मतदान भी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा नहीं कि मतदान नहीं कर रहा है, जो जो उपस्थित है सभी कर रहे हैं। उपस्थित और मतदान कर रहे हैं इसमें 300, ठीक। अब उपस्थित यहाँ क्या था, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। अब इसको हम लोग करके देखते हैं 2/3, 300 का 2/3। इसी तरह जो है हम लोग बहुमत का प्रकार निकालते हैं। थोड़ा ये है कि थोड़ा आपको अभी समझ में
नहीं आ रहा, एक दो बार देखेंगे समझेंगे तो उतना भी मुश्किल नहीं है, समझ जाइएगा। 2/3 तो ये कट गया, इसको अगर हम काटें तो 100 से, तो हो गया ये 200। अब यहाँ देखिए 200 वोट पड़ा, कितना वोट पड़ा 200। अब देखिए इसमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सा शर्त पूरा नहीं हो रहा है बताइए। यहाँ देखिएगा कह रहा है कि आधे से कम ना हो, ये आधे से कम ना हो। और दूसरा क्या कह रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 वोट होना चाहिए, जो कि क्या ना होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 200, 272 बड़ा है 200 से, यानी एक शर्त पूरा तो नहीं हुआ देखा जाए तो ये क्या सफल होगा बहुमत, नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 272 से ज्यादा होता या 272 तो सफल हो सकता था, हो जाता, परंतु अभी क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। उपस्थित टोटल सीट है 543, 543 है टोटल। प्रेजेंट है, प्रेजेंट मेंबर हो गया आपको 470, और वोट किए हैं कितने लोग, 450 लोग। मतलब 20 लोग जो थे बस उपस्थित थे और वोट में भाग नहीं लिए, तो 20 लोग घट गए तो 450 हुए, तो 450 का 2/3, 450 इंटू 2/3। अब इसको काट डालेंगे, 150 होगा, ठीक। ये हो गए 300, 300 हो गए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, पक्ष में कितने हैं, पक्ष में है, प्रस्ताव के पक्ष में है कितने लोग, 450 में, पक्ष में है आपके मान लीजिए 350, और विपक्ष में है 100, ठीक। मान लीजिए इतने लोग पक्ष में हैं, परंतु इतने लोग विपक्ष में हैं, फिर भी हम लोगों ने चेक किया 450 इंटू, तो ये देखिए 350 है, परंतु 300 आया, 300 आया, लेकिन 300 क्या है, 272 से बड़ा है, यानी एक शर्त पूरा हो गया। अभी क्या हो जाएगा, सफल, यानी आधे से तो कम नहीं हुआ। दूसरा 2/3 की क्या हुआ, आधे से कम नहीं हुआ, यानी 300 आया, बल्कि अधिक लोग उस प्रस्ताव के पक्ष में है, 300 से अधिक, परंतु 2/3 करने के बाद भी 300 आया, जो कि किससे बड़ा है, ये बड़ा है 272 से। क्या हो जाएगा, ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, विशेष बहुमत का प्रकार 2 सफल हो जाएगा। और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ साफ करके। चलिए देखिए, टोटल सीट है 543, ठीक। फिर उपस्थित कितने हैं, 470, वोटिंग कितने लोग किए, 450। अब 450 में जो है मान लीजिए कि 280 लोग पक्ष में है प्रस्ताव के, वोट करने के बाद, और जो है 170 लोग विपक्ष में है। अब चलिए हम लोग इसका 2/3 निकाल के देख लेते हैं। 450 लोगों ने वोट किया है, तो इसका हम लोग 2/3 निकालेंगे, जो कितना होना चाहिए, इसके आधे से कम नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो 450 इंटू 2/3,
तो फिर काट देते हैं 150 यानी 300। तीन सौ आया, परंतु पक्ष में तो वहाँ देखिए एक तरीके से कहा जाए तो 280 ही लोग हैं, और 2/3 भी शर्त पूरा होना चाहिए और आधे से भी कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा तो वो एक शर्त तो देखा जाए पूरा हो रहा है, बट 2/3 वाला नहीं हो रहा है, तो ये असफल हो जाएगा। फिर अगर ये आंकड़ा रहा तो बहुमत का प्रकार 2 असफल हो जाएगा। अब चलिए आगे समझते हैं नतीजन क्या होगा। ये प्रस्ताव सफल नहीं होगा, बहुमत का प्रकार ये जो है सफल नहीं होगा अगर ऐसा आंकड़ा रहा तो, क्योंकि इसमें भी फिर एक बार एक शर्त पूरा हो रहा है, दूसरा शर्त पूरा नहीं हो रहा है। अब देखते हैं बहुमत का प्रकार 3। आप लोग को नोट करना है, कर लीजिए एक बार, यहाँ लिख देते हैं सफल नहीं होगा, असफल, क्योंकि एक शर्त पूरी नहीं हुई। समझे, एक शर्त पूरी नहीं हुई तो असफल हो गया। नोट कर लीजिए। हो गया नोट। इसलिए क्या है, ये शर्त पूरी नहीं, मतलब कहने का ये दोनों शर्त पूरा होना चाहिए। एक तो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत होना चाहिए, और दूसरा वो जो बहुमत है 2/3 वो आधे से कम नहीं होना चाहिए। जब दोनों शर्त पूरा होगा जब ही ये बहुमत के प्रकार सफल होंगे। और ये जरूरी भी है क्योंकि कुछ गंभीर मामला संविधान संशोधन इत्यादि संबंधी जो मामला है वो इसी बहुमत से होती, इसलिए इसका जटिल होना अनिवार्य है, ताकि कोई भी अगर कोई आसान विधि होती कोई भी आराम से संशोधन कर देते, गंदी जल्दी कोई भी चीज़ हो जाती, परंतु संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो इसके लिए ये आवश्यक है। और एक चीज़ और, हाँ, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इस बहुमत का उपयोग किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए संविधान में, भारत का संविधान, इस बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन चीज़ों में होता है। जैसे देखिए 4 प्रकार के विधेयक हमने पिछले क्लास में आपको बतलाए थे, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। ये तीनों तो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक वो किससे होते हैं, यही इसी बहुमत के प्रकार से, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले मेंबर जो है उसका 2/3 वोट चाहिए, और साथ में वो जो वोटिंग का संख्या है वो कुल सदस्य संख्या जो है 543 उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, देखिए 3 तो विधेयक के बारे में हमने आपको बतलाया था, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। वो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, और ये जो संविधान संशोधन है ये विशेष बहुमत का प्रकार 2 जो है, जिसमें भी हमने आपको समझा है वो किससे होते हैं, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इधर को हटाने में, या मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ही है, और एक CAG, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको पदमुक्त करने में इसी बहुमत का सहारा लेके ये करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल को जो मंजूरी देते हैं इसी विशेष बहुमत का प्रयोग करके। तो चलते हैं टाइप 3 समझते हैं कि उसमें क्या है। ये भी एक कठिन प्रक्रिया ही है टाइप 3। स्पेशल मेजोरिटी टाइप
इसमें क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। इसमें होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। इससे कोई मतलब नहीं कितने लोग आए हैं क्या है, नहीं, कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना चाहिए तो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, और ये बहुमत फिक्स है, यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना चाहिए, ये बात फिक्स है। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। लोकसभा का टोटल सीट है 543। अब मतदान के दिन चाहे 300 लोग आए, 500 लोग आए, प्रस्ताव पास होने के लिए, मान लीजिए किसी भी सिटी में मतदान होना है, हमारे लोकसभा का कुल सदस्य संख्या जो एक्टिव है, एक्टिव सीट है, एक्टिव मेंबर जो है 543 पर लोग निर्वाचित है, तो इनमें लोग 300 लोग आए, 500 लोग आए, 550 लोग आए, 550 को नहीं, मान लो 530, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कितने भी लोग आए, उनको क्या है, सदन की पूर्ण सदस्य संख्या का वो 2/3 बहुमत होना ही चाहिए। अब देखिए कैसे, 543 का 2/3, तो 543 इंटू 2/3 यानी 362, यानी इतना वोट चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा का टोटल सीट है 245, तो इसका भी 2/3, इसका 2/3 कितना होगा, 245 इंटू 2/3, तो इसका होगा आपका 163.2। तो मान लीजिए 0.2 है तो 163 में कुछ संख्या लिख सकते हैं, फिलहाल तो कम से कम इतना चाहिए, राज्यसभा में इतना, उसमें इतना, चाहे कितने भी लोग आए। 500 लोग आए हैं तो कम से कम 362 वोट पड़ेगा, जब भी प्रस्ताव पास होगा, भी डिबेट पास होगा, जो भी है, यानी ये फिक्स है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो ये कठिन भी है और समझने में थोड़ा आसान भी है, बाकी बहुमत के मुकाबले थोड़ा। और ये कब होता है ये भी हम लोग समझते हैं, नोट करिए। ये याद रखिएगा, 2/3 लोकसभा में, 245 चिंटू 2/3 राज्यसभा में, 362 वोट लोकसभा के लिए चाहिए, 163.2 वोट राज्यसभा के लिए चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। और मान लीजिए 362 मेंबर आए तो 362 के 62 पक्ष में होने चाहिए, 360 लोग आए तो लोकसभा में, तो वो कहाँ से होगा। नोट कर लीजिए। इतने लोग आने चाहिए और प्रस्ताव के पक्ष में भी होने चाहिए। और ये बहुमत कहाँ यूज होता है अभी बतलाते हैं आपको। साफ करते हैं, ये जो तीसरा प्रकार का जो ये विशेष बहुमत है, इसका जो प्रयोग है, हम लोग राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाते हैं, संविधान में शब्द है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, समझे। बाकी सब के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए या जज के लिए या सीएजी के लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, तो इन सब के लिए होता है पद मुक्ति शब्द का यूज। मगर स्पेशली जो है हमारे संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो शब्द का प्रयोग है पद मुक्ति का, वो है महाभियोग। इस बात पर याद रखिएगा। तो क्या है, आर्टिकल ये किससे संबंधित है, ये बहुमत के प्रकार आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61। इसमें क्या है, इन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहां लिख लेता हूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या है,
यानी इस पे लिख देता हूँ नीचे में। राष्ट्रपति को हटाने या पद मुक्त करने के लिए इस बहुमत का प्रयोग होता है, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए, इतने लोग आने ही चाहिए। 362 लोग लोकसभा के में जो नंबर है 2/3 66 यानी लगभग 67% लोग पक्ष में होने ही चाहिए। राज्यसभा में 124 लोग जो भी थे वो पक्ष में होने ही चाहिए, तभी जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उन पर महाभियोग लाया जा सकता है, अन्यथा उससे कम में नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्रपति कोई आम बात तो ही नहीं कि आप साधारण बहुमत से हटा दी, तो ये फिक्स है, तो ही प्रस्ताव पारित होगा, आगे बढ़ेगा। तो हम लोग अब जैसे एग्जाम्पल एक देखी लेटर, जैसे तो हमने देखा है, जैसे एक देखी वैसे यहाँ जैसी लोकसभा का सीट है 543, 543 का कुल थक कितना होता है 362, और उपस्थित मान लीजिए प्रेजेंट हुए उपस्थित हुए 300 लोग, क्या आपको लगता है कि ये प्रस्ताव पास होगा? नहीं। 350 में भी नहीं, 370 में हो सकता है अगर कितने लोग पक्ष में हो तो। अब कुछ लोग देखिएगा कि मतदान में चाहे जो भी बहुमत का प्रकार हो या उससे संबंधित चीजें हों, सदन में अगर उपस्थित हुए और मतदान में भाग नहीं लिए, और ये हो रहा है बार बार, कुछ जरूरी कानून या प्रस्ताव बिल जो भी जिसपे मतदान होना है उस पर बहुत लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई जो पार्टी है वो अपने मेंबर को कह सकता है भैया उपस्थित होना है, विप जारी कर सकता है, जो उसके वरिष्ठ नेता होंगे या फिर मुखिया होंगे या पार्टी, उपस्थित होना है और इस विषय के पक्ष में मतदान करना ही है। क्योंकि अगर मान लीजिए पार्टी को भरोसा नहीं है खुद पे, कि मान लीजिए मोदी जी और उनकी पार्टी किसी चीज में मतदान होना, उनके अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है कि ये मेरे विपक्ष में भी वोट कर सकता है या फिर ये अनुपस्थित रह सकता है, तो वो विप जारी कर सकते हैं, मतलब सचेत कर सकते हैं कि वोटिंग में उपस्थित होना है, पक्ष में वोट करना है। तो ये चीज़ है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि उपस्थित होते हैं तो वोट नहीं देते हैं या फिर उपस्थिति नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से चीज़ों में देरी होती है, तो वो ये जारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझा दिया। अब विशेष बहुमत का चौथा प्रकार देखिएगा वगैरह पॉलिटी वगैरह किताब में वैसे 3 प्रकार ही दिया होता है, सामान्यतः 3 ही हटा है, बस जीएसटी के आने के बाद एक चौथा प्रकार देखा जाए तो जुड़ गया है, तो एक चौथा प्रकार भी इसके अंतर्गत आता है जो हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रकार में ये है कि जैसे मान लीजिए कि राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाना है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, तो केंद्र अगर राज्य से संबंधित चीजों पे कोई चीज कर रहा है और ये राज्य पे उस चीज का असर पड़ रहा है, जैसे टैक्स से रिलेटेड या उसके अधिकार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उसमें राज्य की सहमति आवश्यक होगी, और साथ में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह, यानी विशेष बहुमत के जो प्रकार 2 है उसका प्लस राज्य का समर्थन, यानी कम से कम 50%। मान लीजिए अभी 28 राज्य है तो 14 राज्य समर्थन होना चाहिए वहाँ की विधानसभा में, साधारण बहुमत की प्रक्रिया से उस प्रस्ताव को पास करेंगे, और वहाँ तो लोकसभा और राज्यसभा से पास कर ही दिया गया, उसके बाद राज्य में भेजा गया, फिर वहाँ से भी अगर साधारण बहुमत से पास कर दिया गया, 14 राज्यों का समर्थन मिल गया, तो वो कानून पूरे देश में लागू हो जाएंगे, राज्य सहित केंद्र को जो भी है। अब प्रकार 4वीं समझते पूरा क्या है प्राप्त, तो अभ्यास बार बार लग रहा है और नहीं पी लेते नहीं। तो चलिए
प्रकार 4 भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, अभी हमने देखा दूसरे प्रकार का भी विशेष गुण। इसका फॉर्मूला क्या है, दूसरे प्रकार का विशेष मान प्लस 50% राज्यों की सहमति, राज्यों की सहमति। मत्ती की तरह लिख देता हूँ, समर्थन, समर्थन ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में हमने क्या समझा था, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50% से कम न। दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में तो यही है, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले का क्या 2/3 और कुल सदस्य संख्या 50% से कम ना हो, कम ना, ये बात था। यानी कुल सदस्य संख्या का जो है 50% से कम ना हो, 50% से क्या हो, अधिक हो, समझे। तो अभी समझाया कि दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है प्लस 50% राज्यों का समर्थन भी चाहिए। मतलब वहां के विधानसभा में जब भेजा जाएगा कोई प्रस्ताव तो उसे साधारण बहुमत से सभी राज्यों को भेजा जाएगा, तो उसे साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। तो 50% राज्यों ने साधारण बहुमत से उसे पास कर दिया और केंद्र को भेज दिया वो समर्थन, तो ये बहुमत का प्रकार सफल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, जैसे देखिए, जैसे कि अभी हमने समझा था 543 सीटें टोटा का 50% क्या था, 262, 272, 271.5 था तो 272, ठीक। एक साथ तो पूरा हो गया, मतलब ये उपस्थित नहीं, ये कुल सदस्य संख्या का आधे से कम ना हो, तो आधे से तो अधिक हो गया। अतः उपस्थित और मतदान का 2/3 है। मान लीजिए कि उपस्थित, प्रेजेंट और वोटिंग 450 लोगों ने किया फिर से, तो 450 का 2/3 करना होगा, तो कितना होगा 300, 300 पक्ष में, 300 पक्ष में है, 300 किससे बड़ा, 272 से बड़ा। तो देखा जाए तो दोनों शर्त पूरा हो गया, यानी कुल सदस्य संख्या 50% से कम ना हो तो दोनों शर्त पूरा हो गया, कि यानी देखा जाए तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा। और साथ ही इसी में इसके साथ ही इस दोनों शर्त के साथ क्या, एक शर्त पूरा होना चाहिए, एक शर्त 50% राज्यों की समर्थन भी होनी चाहिए। राज्यों का समर्थन मतलब वहां के विधानसभा से साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया। तो ये तीनों पॉइंट जब होगा पूरा तब अब समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल और देखिए, जैसे संविधान संशोधन में उस दौरान जीएसटी को जब लाया गया संविधान संशोधन करके, तो उसमें क्या था, जब केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे क्या हो, जिससे इससे क्या हो, राज्यों की शक्ति हो, राज्यों की शक्ति हो, जिससे क्या हो, राज्यों की शक्ति हो, जैसे उनके उनके
अधिकार या उन टैक्स से संबंधित या उनके अधिकार या टैक्स से संबंधित चीजों पे कानून बनाएगी, तो ये केवल अकेले केंद्र नहीं बनाएगी, उसमें राज्य का सहमति होना अनिवार्य है, राज्य से पूछा जाएगा। केंद्र अपने मन से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। उसको राज्य का समर्थन चाहिए। जैसे जैसे उनके अधिकार टैक्स, जैसे में हो गया इस बहुमत के प्रकार का यूज, जैसे हो गया जीएसटी। दूसरा हो गया केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जैसे हो गया ये केंद्र को शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य सूची पे कानून बना सकती है। जैसे केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा, यानी कहने का मतलब कि केंद्र जो है राज्य की विषयों पर कानून बना सकता है। ये संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, यानी राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी। संसद में मतलब कहने का संसद में राज्यसभा में राज्य को कितनी सीट मिलेगी, क्या इन सब मामलों में जो है क्या होगा, पूछा जाएगा। उस फॉर्मूला का यूज, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों की सहमति, इन सब चीजों में अगर छेड़छाड़ करना केंद्र को करना है तो जैसे जीएसटी का ही मामला है, तो मोदी जी ने क्या करवाया, जीएसटी का मामला है तो मोदी जी ने क्या करवाया, इसी फॉर्मूला का तो यूज किया, इसी फॉर्मूला को यूज किया। जैसे देखिए जीएसटी आया 2017 में, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी संबंधी कानून बन रहे थे, 101वां संविधान संशोधन हुआ। जब जीएसटी को जोड़ा गया तो क्या हुआ, पहले लोकसभा में उसे पास कराया गया, फिर राज्यसभा में पास कराया गया, दोनों सदन में पास होने के बाद फिर अन्य सभी राज्यों को भेजा गया, अन्य सभी राज्यों को अन्य सभी राज्य के विधानसभा को भेजा गया, और वहाँ वो राज्य के विधानसभा उसे साधारण बहुमत से पास कर देंगे। कितने राज्य, कम से कम 50%, अगर 50% राज्य भी अगर उस प्रस्ताव के पक्ष में हो तो वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो उसी तरह जीएसटी का भी हुआ कि अपने संसद के लोकसभा राज्यसभा से प्रस्ताव पास हुए, फिर राज्य के विधानसभा से साधारण बहुमत से पास किए गए, फिर क्या हुआ, जीएसटी सारे देश में 1 जुलाई को लागू हो गया। और इस जीएसटी में सबसे पहला राज्य में जहाँ तक मुझे याद है आसाम आगे बढ़ के आया था, सबसे पहला समर्थन उसी का था। तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे पूर्ण बहुमत, और एक बहुमत बच गया। जो भी 8-9 क्लास है आपका, ये पॉलिटी या संविधान जैसे सब्जेक्ट को समझने से पहले ये 8-9 क्लास का जो बेसिक्स जो हमने बतलाया है, ये आप कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी बुक पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पूर्ण बहुमत खत्म करने के साथ ही प्रस्तावना से टॉपिक को शुरू करेंगे, और साथ ही जब हम प्रस्तावना से चीज़ों को शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा करंट के मुद्दे को जोड़ेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी पीसीएस या सीजीएल इत्यादि जैसे हाई लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन को भी, पॉलिटी के क्वेश्चन को भी 1, 2, 4 डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, और टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि जिससे आपका क्या हो, थोड़ा थोड़ा 2-4 क्वेश्चन करके ही आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो, थोड़ा बहुत करंट के मुद्दे से भी जोड़ के चीज़ों को देखेंगे, और क्लास फिर इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग चैनल से जुड़िए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।